अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले कि हम चले न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे, तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, फ़ौरन ही आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 23 मार्च यानी 23 मार्च है और 23 मार्च को डिफेंस डे जो है वो पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो जी बिल्कुल डिफेंस डे मनाया जा रहा है और अजरबैजान और चाइना के फौजी जो हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी जो परेड चल रही है उसमें चाइना और अजरबैजान के लिए भी बताया जा रहा है कि जी उनके फौजी भी जो है वो परेड में हिस्सा लेंगे। यानी उनके यहाँ से भी, दोनों कंट्री से भी ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और आज की परेड में वो हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ये जैसे कि आप पिक्चर देख रहे हैं और ये है जी इनके बारे में भी मैं आपको साफ बता दूं, जैसे कि लिखा हुआ भी है और आप यकीनन देख भी पा रहे होंगे। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान, जी हाँ, प्रिंस खालिद बिन सलमान जो कि सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, ये भी जो है वो शिरकत कर रहे हैं एज अ चीफ गेस्ट आज पाकिस्तान के डिफेंस डे के मौके पर। इसके अलावा ये भी है कि जी आज सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान डिफेंस डे है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है वो है जी शहीद भगत सिंह डे। जी हाँ, शहीद भगत सिंह डे जो इसलिए मनाया जाता है कि आज के ही दिन जो है वो 1931 में जो है वो शहीद भगत सिंह को जो है उनको फांसी दी गई थी। ये सब लोग ने मेरे ख्याल है पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में कहीं ना कहीं। बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी थे, बहुत लोग उनको जानते हैं, बहुत लोग उन्हें उनके बारे में पढ़ा है, बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। भारत में तो खैर लोग करते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी शहीद भगत सिंह को बहुत ज्यादा माना जाता है और बहुत उनकी रिस्पेक्ट की जाती है। एंड आई एम श्योर कि कभी ना कभी पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस में भी उनके बारे में पढ़ाया जाएगा और ये दिन उनके नाम से भी मनाया जाएगा। इस वक्त भी कई लोग जो हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान से कई लोग जो हैं उन्होंने भगत सिंह जी की जो है वो पिक्चर लगाई हैं और पोस्ट जो है वो किया है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी और ट्विटर या एक्स के ऊपर भी। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जिनको कुछ जो है, जिनके कहना चाहिए थोड़ी तमीज है या वो ढंग के तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। और इस किस्म के लोग जो हमारे नेशनल हीरोज के तौर पे जिन्हें हम मानते हैं, जिनमें शहीद भगत सिंह का नाम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनके बारे में बात भी कर रहे हैं। हम बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे जी हाँ रशिया की। रशिया के बारे में हमने मॉस्को की बात करनी है और आप सब जैसा कि जानते ही होंगे कि जी हाँ मॉस्को में जो है ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग जो थे उन्होंने फायरिंग की। एक मेरे ख्याल है कोई कंसर्ट वगैरह हो रहा था वहां पर जाकर सॉरी, 40 लोगों की, अभी तक 40 लोग ऐसे हैं जिनकी जाने गई हैं। ये जब तक मैं न्यूज बना रही हूँ उस वक्त तक के मैं आपको फिगर्स बता रही हूँ, 100 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। आईएसआईएस ने इस हमले की या इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। अब क्या कहा जा सकता है, बहुत अफसोस की बात है। और ये आईएसआईएस वाले जो हैं ये कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी तरीके से भी। बहुत लोगों का इशारा जो है, बहुत लोगों का इल्जाम जो है वो यकीनन इस्लामिक स्टेट्स की तरफ भी होता है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन बहरहाल मॉस्को में इस किस्म का अटैक किया गया है और आईएसआईएस की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मान ली है। अब इनके मानने से या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? अब ये है कि जो 40 लोग बेचारे जिनकी जानें चली गई और बाकी 100 से ऊपर लोग जो हैं वो घायल है या जख्मी है, तो इन लोगों को किस तरह से रोका जाएगा, ये आईएसआईएस वाले जो हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? यकीनन जरूरत अब इस बात की है कि जितनी भी प्रोमिनेंट और बड़ी कंट्रीज हैं, जिनके पास पावर भी है, जिनके पास पैसा भी है, जिनके पास लोग भी हैं, वो इस बात को समझें और इस बात के ऊपर डिस्कस करें और इसका कोई हल निकालें कि इस किस्म के अटैक्स ना हुआ करें। बताया यही जा रहा है कि तकरीबन 4 लोग थे जो गन्स लेकर पहुंचे और उन्होंने फायरिंग करके ये सब लोगों को जख्मी कर दिया, 100 से ऊपर लोगों को जख्मी कर दिया और 40 के करीब लोगों की जानें ले ली। बहुत अफसोस की खबर है, मुझे बताते हुए भी बहुत अफसोस हो रहा है। और
ظاہر ہے کہ جس نے بھی یہ نیوز دیکھی ہے وہ یقیناً اس وقت دکھی ہو گیا ہوگا۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا برکت والا مہینہ ہے، لوگ اس میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ریلیجن کے نام پر جس طرح سے مارا جا رہا ہے اور جس طرح سے ریلیجن کے نام پہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے وہ یقیناً بہت افسوسناک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بھارت میں جو ایک خبر سنی تھی جس میں کسی آدمی نے 2 بچوں کو مار کر، اور کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کا خون پیا ہے یا کیا کیا ہے، وہ اس قسم کی نیوز بھی آ رہی تھی۔ اور اس کے بعد جب اس آدمی کو بھی جب میرے خیال ہے اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا، اسے مار دیا گیا، تو اس کے جو جنازہ تھا اس میں اتنے لوگ شامل تھے کہ دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اس آدمی کے جنازے پہ تو شاید ایک کتے کو بھی نہیں رونا چاہیے تھا کہ، اور اتنے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اتنے لوگ اس آدمی کے جنازے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے کئی لوگوں نے ٹیگ کیا سوشل میڈیا پہ، ان کا کہنا تھا کہ جی اس نیوز کے اوپر آپ نے بات نہیں کی۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ نیوز پوری طرح سے میں پک نہیں کر پائی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ ہوا کیا ہے اور ایسے بھی کون کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اس قسم کے لوگ موجود ہیں اور بہت افسوس ہوا مجھے اس خبر سے بھی۔ اور ابھی ہم اس خبر کو چیک کر ہی رہے تھے، دیکھ ہی رہے تھے کہ ابھی یہ ماسکو سے یہ نیوز آ گئی، مگر ساتھ ساتھ یہی ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ بات وہی آ جاتی ہے، ریلیجن کی بات آ جاتی ہے، بات وہی آ جاتی ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کے اوپر فائرنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد بڑے دھڑلے سے بے شرمی کے ساتھ جا کے رسپانسبلٹی بھی لی جا رہی ہے، جیسے ISIS نے لی ہے۔ یعنی ان کا اس کا صاف مطلب ہے کہ انہیں کوئی ڈر خوف کچھ نہیں ہے کہ کوئی ان کو جو ہے وہ مار سکتا ہے یا کوئی ان کو پکڑ سکتا ہے، کوئی ان کو روک سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اب اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے اب وہ بہت کانفیڈنٹ ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی جا کر کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ یقیناً یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ہر کسی کو چاہے وہ اسلامک کنٹری سے ہو چاہے وہ اسلامک کنٹری سے نہ ہو، ہر کسی کو اس بارے میں ڈسکس کرنا چاہیے اور کوئی ان لوگوں کا حل نکالنا چاہیے۔ جتنی جیسے میں نے کہا جو بڑی کنٹریز ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، پاور ہے، اور زیادہ ذہین زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بات کر کے اور ان لوگوں کا کوئی حل نکالیں، ان کو پکڑیں، ان کو ماریں، ان کو جو کرنا ہے کریں، لیکن ان کو روکیں تاکہ یہ آئندہ کبھی اس طرح سے کسی کی جان نہ لے سکے۔ وہاں پہ آپ سوچئے کہ 40 لوگوں کی اس طرح سے جان چلی گئی اور 100 سے اوپر لوگ زخمی ہیں، کیا حال ہوا ہوگا ان کی فیملیز کا، ان کے بچے، ان کی بیوی بچے ہوں گے، ان کے ماں باپ ہوں گے، ان کے بہن بھائی ہوں گے، ان کے دوست ہوں گے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کا جو بلڈ ریلیشن ہوتا ہے، ماں باپ، بہن بھائی، یا پھر بچے یا بیوی، یا اس طرح سے ہسبینڈ وائف، یا اس طرح کے ریلیشنز کے علاوہ بھی ایک کچھ رشتے ہوتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کم سے کم میں تو بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں، اور وہ ہوتا ہے دوستی کا رشتہ۔ وہ ہوتے ہیں ہمارے دوست جن سے ہم لڑتے بھی ہیں، جن سے ہم ہنستے بولتے بھی ہیں، جن سے ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہم سے روٹھ جاتے ہیں، لیکن بعد میں مطلب بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی دوست دوبارہ باتیں کرتے ہیں، دوبارہ ملتے ہیں، ایک دوسرے کی غلط فہمی کو دور کیا جاتا ہے۔ تو دوستی کا رشتہ جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، مگر ان لوگوں کو جن کی جانیں چلی گئیں، جو 40 لوگ بےچارے اپنی جان سے گئے، ان کے دوستوں کا کیا حال ہوا ہوگا، ان کے گھر کے لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا، ان کی فیملی ہوگی، ان کے پڑوسی ہوں گے، ان کے کولیگز ہوں گے جہاں وہ کام کرتے ہوں گے، اور یہ کیسے ظالم لوگ ہیں، کتنے بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے جا کر اس طرح سے لوگوں کی جانیں لے لی۔ کیا حاصل ہوا پتہ نہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت افسوسناک خبر تھی، اور ہمیں یہ سن کر، یہ خبر پڑھ کر، ٹی وی پہ دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا ہے۔ اور جیسا میں پہلے کہہ رہی تھی، ویسے تو خیر کوئی ریزن نہیں ہے کہ جی رمضان ہے تو جی رمضان میں جو ہے اس قسم کی کلنگز نہ ہو، اس قسم کے لوگوں کو ہرٹ نہ کریں، بعد میں کرتے پھریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال رمضان میں کچھ تو احترام ہوتا ہے، رمضان کا تھوڑا بہت تو رسپیکٹ کی جاتی ہے کہ جی لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو اس میں آپ دوسروں کی جانیں کیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جو لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں، چاہے جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یا ISIS ہو گیا، یا کوئی بھی دوسری جو اس قسم کی ٹیرر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، ان کے لیے تو ظاہر ہے کسی چیز کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی، تو انہوں نے اس بات کا بھی کچھ خیال نہیں کیا اور ان لوگوں کی جانیں لے لیں۔ بہرحال اس نیوز کے اوپر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے، جیسے جیسے ہمارے پاس لیٹسٹ نیوز آتی رہے گی تو ہم آپ کے پاس آ کر آپ کو انفارم کریں گے۔ بات کریں گے جی شیخ رشید صاحب کی۔ شیخ رشید صاحب بھی عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں، جی ہاں، یہ وہیں پہ موجود ہیں مسجد نبوی میں، اور شیخ رشید صاحب نے وہاں پر عمرہ ادا کیا ہے۔ ان کی کافی پکچرز اور ویڈیوز جو ہیں وہ بھی بنا بنا کے شیخ رشید صاحب جو ہے سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ تمام دنیا کے لیے دعا کرنے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں
पूरी होती हैं या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की न्यूज आ रही है, जिस तरह की न्यूज रशिया से आई है, जिस तरह की न्यूज मॉस्को से आई है और जैसी भारत से आई है, वो जो 2 बच्चों को जिस आदमी ने मार मार डाला और उनकी जान ले ली, इस किस्म की न्यूज देखकर बहुत अफसोस होता है, बहुत ही अफसोस होता है। और मेरे जैसा इंसान जो बड़ा सेंसिटिव होता है, कि वो तो किसी जानवर को भी मैं तो नहीं देख सकती कि उसको तकलीफ हो रही हो, ना कि ये इंसानों को इस तरह से मार रहे हैं और इस तरह से मार काट कर रहे हैं। ये देखकर यकीनन बहुत से लोग जो हैं उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, और पता नहीं लोगों को रोकने का क्या तरीका होगा, लेकिन यकीनन मैं यही चाहूंगी कि गवर्नमेंट्स जो है, जो चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो और भारत और कई दूसरे कंट्रीज जो हैं, उनको इस सिलसिले में यकीनन बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को रोकने का कोई तरीका निकालें, वरना ये इसी तरह से लोगों की जानें लेते रहेंगे। हम आगे बढ़े और हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की। और मैं आपको ये बताती चलूं कि जी अगर ये सोच लिया है कि बैठकर सिर्फ खाना है, तो फिर आईएमएफ के पांव पकड़ने पड़ेंगे। जी हाँ, ये जी कहा जा रहा है। बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे हैं पाकिस्तान के, जिनका कहना ये है कि जी आईएमएफ के पांव नहीं पकड़ने चाहिए, बल्कि कुछ खाना कमाने के लिए जो है कुछ काम करना चाहिए, ट्रेड ओपन करनी चाहिए। और खास तौर पे जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि एनर्जी सेक्टर जो है पाकिस्तान का, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसलिए कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं या काम करते हैं, वो भी काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी जैसे जैसे मैंने कहा कि मौसम चेंज होगा, गर्मियां बढ़ेंगी और उसके साथ ही लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। फिर यही कहा जाएगा कि जी बिजली नहीं है तो हम कैसे दे दें आपको, तो कई कई घंटे की जो लोड शेडिंग होगी उसमें लोग काम कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर कुछ पॉलिटिशियन वाकई में ही समझते हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहिए, बल्कि खुद अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, खुद ऐसे काम करने चाहिए जिससे हम खुद खा कमा सकें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एनर्जी सेक्टर में काम करें। जो इन्वेस्टमेंट आ रही है या जो पैसा आ रहा है, जो लोन आप लोग ले लेकर आ रहे हैं मांग मांग के सारी दुनिया से, उसको एनर्जी सेक्टर में लगाइए, ताकि लोगों के पास बिजली हो, सस्ती बिजली हो। मगर फिलहाल तो खैर महंगी होती हुई ही दिखाई दे रही है, लेकिन कोशिश करें कि बिजली के जो बिल है वो बड़े बड़े लोगों को ना आए, लोगों को बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए, तभी लोग जो है वो काम कर पाएंगे। और पाकिस्तान को किसी तरीके से आईएमएफ का जो है वो पीछा छोड़ना पड़ेगा, वरना होना यही है जो हमेशा होता है कि जो पैसा आएगा वो घूम फिर के वापस उसी जगह चला जाएगा जहां से आया है, और हमारे लोग जो हैं वो इसी तरीके से भूखे और मोहताज और परेशान दिखाई देंगे। उसके कोई दूसरा हल नहीं है। हमारे जो पॉलिटिशियंस आते हैं ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके पास 2 2 पासपोर्ट्स होते हैं, वो निकल जाएंगे, कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई कनाडा चला जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा, क्योंकि डुअल नेशनल्स हैं ज्यादातर। और पाकिस्तान में सबसे पहले ये पाबंदी लगानी चाहिए, जो हमारे कई भारतीय दोस्त भी कह चुके हैं कि जी जो सबसे पहली पाबंदी पाकिस्तान में होनी चाहिए वो डुअल नेशनल्स पे होनी चाहिए। जो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पहुंचे, चाहे पार्लियामेंट में पहुंचे, चाहे वो रिटायर्ड फौजी हो, चाहे वो सर्विस में हो, वो फौजी जो भी हो, एजेंसी के लोग हो चाहे आर्मी के लोग हो, इन सबके पास सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा कोई पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भी जो पार्लियामेंट आई है पाकिस्तान की, जो इलेक्शंस के बाद जो पार्लियामेंट आई है यही शहबाज शरीफ साहब वाली, उसमें भी आधे से ज्यादा, बल्कि मेरे ख्याल है 80% जो लोग बैठे हुए हैं वो डुअल नेशनल्स हैं, उनके पास 2 2 पासपोर्ट्स हैं, और वो किसी वक्त भी 9 2 11 हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये चीज चेक करना, ये चीज की पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में, कि कोई भी जो है वो डुअल नेशनल नहीं हो सकता। एक जमाने में बात हुई थी जी, इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं ऐसा कर दूंगा, डुअल नेशनल नहीं आ सकते। इमरान खान के भाषण चल रहे थे, लेकिन अब इमरान खान का खैर ये भी आ रहा है कि उन्होंने जी 6 मंथ्स में जो है 35 lakhs का सिर्फ खाना खा लिया है। जी हाँ, इमरान खान साहब के बारे में ये बताया जा रहा है कि अभी तक वो 6 महीने जेल में रहे हैं और 35 लाख का सिर्फ खाना खा चुके हैं। और सोचने वाली बात यह कि आखिर खान साहब ने ऐसा क्या खा लिया कि जिसमें 35 लाख लग गए। यानी जेल की जो स्टाफ है, जेल का जो स्टाफ है, उनका उनका ये स्टेटमेंट है कि जी 6 मंथ्स में इमरान खान ने 35 लाख का खाना खाया है। अब उसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि जी इमरान खान से जो लोग मिलने के लिए जाते हैं उनको भी मतलब इमरान खान साहब खाना खिलाते हैं, जो लोग उनसे मीटिंग के लिए जाते हैं, चाहे उनके लॉयर्स हो चाहे उनके कोई रिश्तेदार हो, उन सब की भी खातिर तवाज़ो की जाती है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये किस किस्म की जेल है
جہاں پر جو ہے جو ملنے آ رہے ہیں ان کی بھی دعوت ہو رہی ہے، جو اندر بیٹھے ہیں ان کی بھی دعوت ہو رہی ہے، اور نہ ہم نے تو یہی دیکھا تھا ابھی تک کہ جو موویز وغیرہ میں بچن صاحب کی اور دوسری موویز میں جو دیکھا ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ جی جو کھانا ملتا ہے وہ بہت سیدھا سادہ سا ہوتا ہے، دال روٹی اور اس قسم کا کھانا جیل میں دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا کھانا عمران خان کو دیا جا رہا ہے جس پہ 35 لاکھ جو ہے وہ ابھی تک خرچہ آ چکا ہے؟ لیکن خیر ظاہر ہے کہ بڑے بڑے دیشوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد، ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نیوز لے کر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔